नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर के एस मीना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। BSc पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री के इस लेक्चर में हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट की जैसे बात की जाती है तो क्योंकि गैसेस स्टेट हम लोग पढ़ चुके हैं, गैसेस स्टेट और सॉलिड स्टेट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी जो स्टेट की बात की जाती है वो है लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट जो होती है वो गैस स्टेट और सॉलिड स्टेट के बीच की अवस्था है, माने दोनों के बीच में जाकर की अवस्था जो मिलती है, जिसको कह सकते हैं कि अधिक बल के प्रभाव में लिक्विड फेज सॉलिड में बदल जाती है, और अगर उसके बीच में जो जो फोर्स काम कर रहा है वो दुर्बल है तो द्रव अवस्था गैस अवस्था में बदल जाती है। तो द्रव्य की गैसीय अवस्था में अणुओं के मध्य दूरियां बहुत अधिक होती है, इसमें परस्पर आकर्षण बल नगण्य होता है। ठोस अवस्था में अणु पूर्ण रूप से व्यवस्थित होता है, ये परस्पर प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। द्रव को गैसीय और ठोस अवस्था के मध्य माना जाता है, इसमें अणुओं के मध्य न तो अधिक दूरी होती है और न ही स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, मानी न तो ये गैस अवस्था की तरह खुले रह सकते हैं, न द्रव ठोस अवस्था की तरह बहुत अच्छी पैकिंग में मिलते हैं। नहीं ठोस की तरह एक निश्चित आकार होता है। द्रव की अणु में परस्पर इतना ही आकर्षण बल होता है कि द्रव एक निश्चित आयतन में रह सकता है। आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। तो जैसे देखिए पहले वाले डायग्राम में गैसीय अवस्था है, ये ठोस अवस्था है, एक रेगुलर पैकिंग और बिल्कुल पैक्ड स्ट्रक्चर के रूप में। द्रव अवस्था ये इन बिटवीन अवस्था है। द्रव अवस्था ठोस और गैस दोनों की अवस्थाओं के मध्य साम्यावस्था में रहती है। ठोस के गलनांक तथा द्रव के हिमांक पर द्रव और ठोस साम्यावस्था में रहते हैं। इस प्रकार द्रव के वाष्पन और क्वथनांक के समय द्रव और गैस दोनों अवस्थाएं परस्पर साम्य में रहती है। द्रव अतः द्रवों को हम संघनित गैस या गलित ठोस भी कह सकते हैं। ये एक्चुअली गलित ठोस नहीं, ठोस का जब भी गलता है तो द्रव अवस्था बनती है। द्रव गैस की तरह बहने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसी कारण से दोनों का वर्गीकरण तरल रूप में, फ्लूइड के रूप में किया जाता है, किंतु द्रव गैस की तुलना में ठोस में गुण धर्मों से अधिक समानता रखता है। ठोस के गुणों में सामान्यता अलग अलग आधार पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है घनत्व। सामान्यतः द्रव ठोस अवस्था की घनत्व लगभग समान होते हैं, लेकिन गैसीय अवस्था की घनत्व और द्रव की तुलना में बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल वो बर्फ का घनत्व 1.0 और 0.92 सेंटीमीटर क्यूब होता है, जबकि 100 डिग्री पर जल और वाष्प का घनत्व 0.89 वो 0.008 ग्राम इनवर्स होता है, सेंटीमीटर इनवर्स होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रव व ठोस के तुलना में गैस में बहुत दुर्बल वान डर वाल बल काम करता है। विशिष्ट ऊष्मा की बात करें, दूसरी जो इसकी स्पेसिफिक जो कैपेसिटी है, जिसको बोल सकते हैं प्रॉपर्टी है, उसकी बात करें, द्रव व ठोसों के विशिष्ट ऊष्माओं के मान लगभग समान होते हैं, किंतु ये गैसीय अवस्था के मान से बिल्कुल भिन्न होते हैं। गलन और वाष्पन की ऊष्मा बात करें, हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन, समय तक गलन की ऊष्मा का मान वाष्पन की ऊष्मा से बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए बर्फ की गलन ऊष्मा 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम है, जबकि जल की वाष्पन ऊष्मा 540 किलो कैलोरी प्रति ग्राम है। आयकार और आयतन, शेप और वॉल्यूम की बात करें, ठोस की तुलना में प्राय द्रव के अणुओं के परस्पर आकर्षण बल कम होता है, अतः इनका ठोस की भांति इनका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन गैस की तुलना में द्रव के आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनका आयतन निश्चित रहता है। कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ितता, ठोस और द्रव में अंतराण्विक और अंतर परमाणविक दूरियां अधिक नहीं होती, आपस में जुड़े रहते हैं, अतः इनकी संपीड़नता नगण्य होती है, जो गैस अवस्था में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अर्थात इनके आयतन पर दाब का प्रभाव विपरीत पड़ता है। विसरण, क्योंकि द्रव और ठोस के अंतराण्विक बल गैसों की तुलना में प्रबल होते हैं, अतः ठोसों के विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। द्रव में यह गुण होता है, परंतु अपेक्षाकृत कम देखने को मिलता है। अब द्रव के अंतराण्विक इंट्रामोलिकुलर फोर्स इन लिक्विड्स की बात करें तो इस तरह से होता है, क्षैतिज ऊर्जा और इसके बीच में रेडियस के बीच में ग्राफ बनाए तो इस तरह बनेगा। तो ये अभिक्रिया करने वाले अणु की क्षैतिज ऊर्जा की दूरियों के साथ परिवर्तन है, अभिक्रिया करने वाले अणुओं के बल की दूरी के साथ परिवर्तन है, ये अंतराण्विक दूरी, ये प्लस और माइनस 0 अंतराण्विक दूरी। उदासीन अणुओं के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। इस बल में वान डर वाल बल या संसंजन बल भी कहते हैं। द्रव में ये बल इस प्रकार देख सकते हैं हम, यदि दो अणुओं के मध्य बल को हम F से व्यक्त करें तो F = dEp/dr के द्वारा डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर dP क्षैतिज ऊर्जा और r अंतराण्विक दूरी है, अतः ये अनंत दूरी पर स्थित है। यहाँ पर EP लगभग 0 होता है,
अतः कई प्रकार के अंतराण्विक बल हैं जो दूरी के साथ ऊर्जा में परिवर्तन को दर्शाता है। इसके आधार पर ऊर्जा को दो भागों में विभाजित किया जाता है, लघुपरास और दीर्घपरास। दोनों ही अणु के मध्य अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप है। लघुपरास की दूरी के साथ ज्यादा परिवर्तन होता है, आर स्क्वायर पर निर्भर करता है, जबकि दीर्घपरास दूरी के साथ परिवर्तन बहुत कम होता है, तो आर के पर निर्भर करता है। अतः अणु में पाई जाने वाली विभिन्न विकरणित ऊर्जाएं आयन द्विध्रुव, आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल यदि इसी श्रेणी में आती हैं, इन्हें लघु और दीर्घपरास अंतर क्रिया के आधार पर समझा जा सकता है। अब आयन फोर्स कौन सा काम करता है यहाँ पर, यदि दूरी r पर स्थित दो आयन ए और बी, उनके आवेश ZaE और ZBE हैं, तो उसमें उत्पन्न आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को हम इसकी व्युत्क्रम के माने कि इसकी व्युत्क्रम के बराबर और इनवर्स स्क्वायर लॉ के आधार पर दिया जाता है। तो इसको जेफ के द्वारा ZA ZB r e स्क्वायर अपॉन 4 पाई E0 R0, ईपी की वैल्यू इस तरह, यहाँ E0 निर्वात में पारगम्यता E और E है और विलय की प्रावेदुक स्थिरांक है। E का मान निर्वात में उपस्थित अणुओं की संख्या आयनों के लिए शून्य और विलय में उपस्थित आयनों के लिए संख्यात्मक मान होता है। अब आयन डाइपोल फोर्स, एक आयन है और उसके बाद डाइपोल बन गया किसी आयन और द्विध्रुव के बीच में, जैसे ये प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, ये द्विध्रुव बन गया, यहाँ पर r दूरी पर स्थित है। यदि आवेश और आयन के मध्य दूरी r है तो आवेश की लंबाई में से अधिक हो तो उससे अंतराण्विक या अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न बल कोण थीटा का निर्भर करता है, जिसे हम निम्न फार्मूले के द्वारा डिफाइन करते हैं, F = ZeQ cos थीटा ZB E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ER स्क्वायर। इसी तरह इसको EA द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि कोई भी अणु में स्थिर द्विध्रुव नहीं होता है, अतः यदि इसे वैद्युत क्षेत्र में उपस्थिति में लाया जाता है तो द्विध्रुव आघूर्ण पैदा किया जाता है। यदि विद्युत क्षेत्र में तीव्रता E और अणु की विद्युत ध्रुवणता अल्फा हो तो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण अल्फा E होगा। इस प्रकार अब प्रेरित द्विध्रुव और आयन के मध्य आकर्षण होगा। इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं, EP = अल्फा ZaE स्क्वायर अपॉन 8 पाई E0 ER स्क्वायर। यहाँ पर R प्रेरित द्विध्रुव और अणु के मध्य दूरी है। किसी अणु के दोनों ओर आवेश समान आवेश वाले आयन उपस्थित होने पर प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न नहीं किया जा सकता। प्लस और इस तरह से समान आवेशित आयनों का प्रभाव आयन प्रेरित द्विध्रुव बल और कमजोर ध्रुवपरास आकर्षण बल कहते हैं। द्विध्रुव डाइपोल फोर्स, यदि द्विध्रुव ध्रुवीय अणु उदासीन है किंतु फिर भी इनमें स्थायी द्विध्रुवता रहती है, अतः इसमें अंतराण्विक बल पाया जाता है। अणु की इस पारस्परिक क्रिया को द्विध्रुव अंतर क्रिया कहते हैं, जिसकी ऊर्जा का परिणाम द्विध्रुव अपेक्षित अभिविन्यास पर निर्भर करता है। दो द्विध्रुव एक ही तल में r दूरी पर उपस्थित है तथा r का मान द्विध्रुव की लंबाई की तुलना में अधिक हो तो उसे क्षैतिज ऊर्जा निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त की जाती है। इस तरह से ये द्विध्रुव डाइपोल के मध्य इस तरह का रेडियस या r रेडियस है, इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों द्विध्रुव में एक ही दिशा में विन्यास होने पर आकर्षण बल और अधिकतम होगा, अतः क्षैतिज ऊर्जा को इस फार्मूले के द्वारा डिफाइन करते हैं। सामान्यतः गैस और द्रव अवस्था में UA UB प्राप्त द्विध्रुव आगमन वाले अणु के मध्य अंतर क्रिया की औसत क्षैतिज ऊर्जा निम्नलिखित फार्मूले के द्वारा दी जाती है। EP = UA स्क्वायर UB स्क्वायर, ये फार्मूला दे दिया। यहाँ बोल्ट्जमान स्थिरांक और T परमताप है। द्विध्रुव उदासीन प्रभाव दिखा रहा है कि ये प्लस है तो ये माइनस होगा। इस प्रकार यदि द्विध्रुव अणु के संपर्क में कोई उदासीन अणु आता है तो वह भी प्रेरित होकर के द्विध्रुव ध्रुवीय बन जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पारस्परिक अंतर क्रिया से आकर्षण बल उत्पन्न होता है, अतः द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव के परिणामी क्षैतिज ऊर्जा EP का मान फार्मूले द्वारा दिया जाता है। अल्फा ध्रुवणता है जिसका मान आघूर्ण अणु में U स्क्वायर अपॉन KT के कम होती है, अतः ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु के परस्पर मिश्रित होने के कारण होती है। अब प्रकीर्ण डिस्पर्स फोर्स, प्रकीर्ण फोर्स कैसा, कुछ उदासीन अणु ऐसे होते हैं जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होते हुए भी आकर्षण बल अनुभव करते हैं। इस बल को हम प्रकीर्णक बल कहते हैं। यदि दो अध्रुवीय अणु के मध्य एक औसत दूरी मान ले तो इलेक्ट्रॉन असममित हो जाता है, परंतु किसी भी समय यह असममितता हो जाती है। परंतु अतः एक स्थिति से में अणु का एक दूसरे में आकर्षण कर द्विध्रुव की तरह कार्य कर सकते हैं। इस स्थिति में क्षैतिज ऊर्जा को निम्न फार्मूले से द्वारा व्यक्त करते हैं, EP = 3h μ0 अल्फा स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर।
एच न्यू जीरो प्लांक स्थिरांक और दिद्रोह आघूर्ण की दोलक आवर्ती है। अतः ये बल भी वांडरवाल बल की कहलाता है। अब आता है वो तो हो गया प्रकीर्ण, और ये है प्रतिकर्षण, रिपल्सन फोर्स कौन सा काम करेगा। सामान्यतः अंतराण्विक अणु बल और लघु परास के होते हैं, लेकिन अंतरनाभिकीय दूरी कम होने से अणु में प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्षैतिज ऊर्जा निम्न समीकरण द्वारा प्राप्त की जाती है। EP = B/Rn। यहाँ पर B एक स्थिरांक है, n का मान 9 से 12 तक हो सकता है। अणु की कुल अंतराण्विक ऊर्जा में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही बलों का योगदान होता है। अतः कुल ऊर्जा E = AR6/BR² माने AB एक स्थिरांक के रूप में काम में ले रहे हैं। अब क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्या है। तो द्रव में उनके अणु और परमाणु के मध्य आश्रित कथन की मतलब किस तरह, पहले तो आयनित, जिसमें आयनिन इन ध्रुव के आयन के रूप में विद्यमान होते हैं, गलित सोडियम क्लोराइड जैसे उदाहरण है। धात्विक ध्रुव, इन ध्रुव में गतिशील इलेक्ट्रॉनों के मध्य धनायन होते हैं, जिसमें मरकरी गलित धातु होती है। सगुणित ध्रुव, इसमें सहसंयोजी अणु की बड़ी संख्या में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती है, जैसे जल और एल्कोहल। सहसंयोजी ध्रुव, इनमें अणु के मध्य संयोजक वांडरवाल या बल होता है, इसे ईथर है, बेंजीन है और अन्य कार्बनिक यौगिक है। संरचना की बात करें तो डिबई और ने इसके बारे में संरचना को दी। एक्स किरण विवर्तन से प्रारूप में ठोसों के समान काले और सफेद रंग के विलयशील या विस्तृत विलय प्राप्त होती है। अतः इसे सिद्ध होता है कि द्रव के अणु के कुछ व्यवस्था या जिसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज रेमडेंस ऑर्डरनेस पाई जाती है, जबकि ठोस में ध्रुव लघु और दीर्घ परास दोनों ही नियमितता पाई जाती है। अतः हम जानते हैं कि द्रव में अंतराण्विक दूरियां अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप उसमें अणु में विचरण करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये गुण ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है और अनंत लास्ट में जाके गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर द्रव को हम समझ सकते हैं। तो द्रव गैस में विस्तृत स्वरूप है। लिक्विड एज ए एक्सटेंशन ऑफ द गैस। लिक्विड क्या है, एक तरह से गैस के अंदर घुला हुआ है। जब द्रव को किसी पात्र में रखा जाता है तो गैस के समान वो पात्र की दीवारों पर बल लगाता है और तथा इसके परिणामी बल शून्य होता है। अतः द्रव में केवल एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ही काम करता है। इस कारण से द्रव में किसी बिंदु पर हर दिशा में लगने वाला दाब समान होता है और द्रव की गैस के समान माना जाता है। क्रांतिक ताप पर द्रव और गैस अवस्था को घनत्व समान हो जाता है, जिससे द्रव का व्यवहार गैस के समान हो जाता है। ये वांडरवाल समीकरण के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें पाई रिड्यूस प्रेशर है, रिड्यूस वॉल्यूम है और रिड्यूस प्रेशर के द्वारा टेम्परेचर के द्वारा इसको डिफाइन कर सकते हैं। बर्नौली ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस सिद्धांत में द्रव के अणु में अव्यवस्था पर आधारित है। द्रव में विवर्तन प्रारूप को हमें ये ज्ञात होता है कि द्रव अवस्था में कणों की व्यवस्था प्राय ठोस के समान होती है, किंतु द्रव में संकुल ढीला होता है। इससे कुछ ही न्यून कोण विवर्तित महत्व पाए जाते हैं, अर्थात द्रव अवस्था में लघु परास व्यवस्था और दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। ठोस द्रव गैस अवस्था को जेडी बर्नौली ने अपने मॉडल से रिप्रेजेंट किया। उसने कहा ये गैस है और ये ठोस है, ये द्रव है, ये बीच की अवस्था एक तरह से। इस चित्र में ठोस अवस्था में केंद्रीय परमाणु एक के चारों ओर 6 कण व्यवस्थित होते हैं, जबकि द्रव अवस्था में 5 कण ही व्यवस्थित होते हैं। 5 कण ही व्यवस्थित होते हैं। इस व्यवस्था के कारण इतना ही प्रयास किया कि क्रिस्टलीय ठोस जैसे व्यवस्थित नहीं होते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि एक कण में अव्यवस्थित दीर्घ परास में अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है। जैसा हम जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में गलनांक जो शार्प और स्थिर होता है, अर्थात ठोस के अणुओं में धीरे धीरे परिवर्तित होकर द्रव अवस्था नहीं बनती है, किंतु एक ही बिंदु पर अव्यवस्थित कणों द्वारा गतिज ऊर्जा पाकर तेजी से फैलकर द्रव अवस्था बना लेते हैं। इस प्रकार गैस अवस्था में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। अतः गैस अवस्था की एंट्रोपी का मान द्रव अवस्था से अधिक होता है, द्रव की एंट्रोपी का मान ठोस से अधिक होता है। तो ये एंट्रोपी की वैल्यू एस सॉलिड, एस लिक्विड और एस गैस के द्वारा एंट्रोपी की वैल्यू को डिफाइन किया गया है। तो इस तरह से हम द्रव की जो संरचना और स्ट्रक्चर को हम लोग समझ सकते हैं। धन्यवाद।